नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ही सीरीज में इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2019 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में। इससे पहले इस सीरीज के तहत ही हमने बात किया इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में। उसके अलावा उससे पहले हमने बात किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में। तो अभी तक अगर आपने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर के आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम भगवान श्री राम के नाम के साथ। 500 वर्षों से जो विवाद चल रहा था, जबकि बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण करवाया था, तब से लेकर अब तक 500 वर्षों की ये यात्रा रही। अब जाकर के फाइनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिया है, तो ये पूरे मामले को हम समझते हैं। ठीक है, तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? तो रंजन गोगोई जी मुख्य न्यायाधीश थे। कुल कितने जज थे इस मामले को सुनने के लिए? तो कुल 5 जज थे। फैसला कैसे आया? तो फैसला सर्वसम्मति से आया, यानी सबकी राय एक समान ही रही इसमें। ठीक है, क्या कहा गया फैसले में? तो ये कहा गया कि जो भूमि टाइटल सूट का मामला था, तो ये बताया गया कि जिस भूमि को लेकर के विवाद है वो भूमि राम लला विराजमान की है। ठीक है, राम लला विराजमान एक पक्ष था इस मुकदमे के दौरान, तो ये माना गया कि वो भूमि राम लला विराजमान, ठीक है, राम लला प्रकट हुए थे वहां, तो राम लला विराजमान को माना गया। और ये कहा गया है सरकार को कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाएं और मंदिर के निर्माण की रूपरेखा वो तैयार करें। ठीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए क्या कहा गया? तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए कहा गया कि आपको अयोध्या के अंदर ही कहीं पर भी 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, उस पर आप मस्जिद बनाइए। ठीक है, हालांकि अभी रिव्यू पिटीशन के लिए भी लोग जा रहे हैं कि इस फैसले का रिव्यू किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए। ठीक है, कोर्ट ने जो मुख्य विषय को रखा वो था ASI का रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। उसका हवाला देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद के नीचे जो था वहाँ खुदाई की गई थी, वो ढांचा जो मस्जिद के नीचे मिला है, जिसको तोड़ दिया गया था, वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। इसका मतलब है कि बाद में उसका निर्माण किया गया है और 12वीं सदी में बताया जाता है कि रामलला का मंदिर वहां पर था, जिसे मीर बांकी ने तोड़ा था। अब आ जाते हैं तो इस वर्ष की, बल्कि इस सदी की ये सबसे बड़ी घटना थी जिस पर हमने चर्चा किया। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आज़ादी के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में से एक रहा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया गया। इसके माध्यम से क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो कि लेजिस्लेचर जिसमें होगा, जिसमें विधानसभा होगी, और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, तो राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख विधानसभा रहित में विभाजित करता है। 6 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया और इसे 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू हो गया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इस नाते से 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू किया गया। ठीक है,
उसके अलावा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदान किए गए विशेष प्रावधान भी समाप्त हो गए। तो यहाँ आपका जानना है, इसमें दो अनुच्छेद थे, एक तो 370 और एक 35 है। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था और अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाले नागरिकों को विशेष दर्जा देता था। ठीक है, तो आप वहां बस नहीं सकते, आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते, तमाम बातें जो है। और 370 से तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश में 28 जिले हैं और लद्दाख में 2 जिला। कौन कौन सा? तो कारगिल और लेह। ठीक है, तो कुल जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास 5 और जो है लद्दाख के पास 1। तो उसी लद्दाख की जो 1 सीट है, उसी सीट से जो चुन करके आए थे सांसद, उन्होंने बुरी तरीके से जो है अपने विरोधियों को लताड़ा और वो उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। थोड़ा सा उनका टेढ़ा नाम है, अभी कमेंट करके आप बताइए कि उनका क्या नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित है, इस पर जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए, मसौदा पेश किया गया, इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है और 31 मई 2019 को सरकार को इस कमेटी ने, जिसे लीड कर रहे थे के कस्तूरी रंगन, उन्होंने पूरा मसौदा रिपोर्ट जो है भेज दिया है। अब उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को भारतीय लोगों की संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज के जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। और इसमें करिकुलम का फ्रेमवर्क क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो नर्सरी से लेकर के 12वीं तक इन्होंने जो प्रस्तावित ढांचा दिया है वो है 5+3+3+4। ये क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो 5 साल का पहला चरण है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। इसे क्या कहा गया है? फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। दूसरा जो चरण है वो है कक्षा 3 से 5 तक और 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। और तीसरा चरण कक्षा 6 से 8 तक यानी 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। और अंतिम चरण कक्षा 9 से 12 तक 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। ठीक है, तो ये मामला। अब देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन काफी चर्चा में रहा 2019 में। ये मुद्दा 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक ही साथ करा लिया जाए। तो भारत में जब पहली बार चुनाव हुए 1951-52 में, तो सभी राज्य की विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ किया गया। लेकिन बाद में जो है पटरी पर से ट्रेन उतर गई और अलग अलग टाइम पे होने लगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि लगभग हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है। तो ये कहा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, आदर्श आचार संहिता लग जाता है। अब भाई राजनीतिक पार्टी की व्यवस्था है भारत जैसे देश में, तो अब पता चला कि प्रधानमंत्री देश के हैं, अब वो एक साल में 30-35 दिन चुनावी रैली ही कर रहे हैं। उसके अलावा कोई कठोर कदम सत्तारूढ़ पार्टी नहीं उठा पाती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अच्छा अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उस पर परिणाम उनको जो है कुछ गलत न मिल जाए उनके निर्णय का। तो तमाम चीज़ों की वजह से कहा जा रहा है कि एक ही साथ जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है बीजेपी, वो इसके पक्ष में है कि नहीं एक ही साथ जो है चुनाव कराया जाए। हालांकि इसका मेरिट डिमेरिट बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने एक अलग से इस पर लेक्चर ही लिया था 30 मिनट का, उसमें हमने विस्तार से बात किया। ठीक है, तो ये मुद्दा जो है हो रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल
पीपुल्स पार्टी एनपीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो इससे पहले कुल 7 राष्ट्रीय पार्टी थी। तो उनके नाम जो है कमेंट बॉक्स में आप करके बताएं, हो सकता है काफ़ी लोग ना जानते हो तो वो जान जाएं। ठीक है, देखिए ये जो है पूर्वी भारत की पहली जो है राष्ट्रीय पार्टी बनी है एनपीपी। अब किसी भी दल को जो है राष्ट्रीय दल बनने के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, उन शर्तों में क्या क्या बातें हैं उन्हें जो है हम समझ लें। तो देखिए एक शर्त तो ये है जिसके अनुसार ये एनपीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, वो क्या है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त। तो कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में अगर राज्य की पार्टी है तो वो जो है क्या बन जाएगी, वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो एनपीपी अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में राज्य स्तरीय दल का इसको दर्जा है और इसी आधार पर यह क्या बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उसके अलावा क्या शर्त है राष्ट्रीय पार्टी बनने के, उसे हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, थोड़ा काम आएगा। तो 4 से अधिक, अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसे 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करना होगा, मत प्राप्त करना होगा, और या तो किसी एक राज्य में या कई राज्यों में मिलाकर के लोकसभा की 3 सीटें उसे जीतनी होंगी। 4 सीटें, सॉरी 3 नहीं, 4 सीटें उसे जीतनी होंगी। या फिर एक शर्त यह है कि कोई पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है तो वो लोकसभा में जो कुल सीटें हैं उन सीटों का 2% जीत ले। लेकिन इसके साथ एक शर्त यह है कि ये 2% सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से जीती जाएं। ऐसा नहीं है कि आप जो है यूपी से ही 80 के 80 जिता लेंगे और वहां पर राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, कम से कम 3 राज्यों से। और ये वाला तो हमने शर्त बताया ही। ठीक है, तो अब ये मैंने बताया, अब बताइए किसी राज्य स्तरीय, किसी दल को राज्य स्तरीय दल बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, बहुत फेमस नाम है इनका, पीए संगमा, ठीक है, ने 2013 में किया था जब इन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो भारत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2019 को भारत को ओडीएफ घोषित किया। हालांकि ये कितना सच है इसे आप लोग भी समझ रहे होंगे, ये एकदम जो है गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी करोड़ों लोग जो है खुले में शौच कर रहे हैं। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि सरकार की भी एक सीमा है, लोगों को जागरूक होना चाहिए। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने का कहना है कि उसने 60 महीनों की अवधि में 600 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 60 करोड़ लोगों के लिए लगभग 110 मिलियन यानी 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये देखिए जो ओडीएफ का मामला है इससे जुड़ा एक मामला और है, उसको समझें। तो ओडीएफ अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने और स्वच्छता मानकों में सुधार करने के लिए किसी देश की प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो ये भी एक संकेतक है। ठीक है, खुले में शौच को खत्म करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हम में से कई लोग इसको देख ही नहीं पाए तब तक इस पे प्रतिबंध लग गया। तो सिगरेट जो आम सिगरेट होता है उसके विकल्प के रूप में ई सिगरेट को लाया गया। अब इसमें जो है कोई आग नहीं जलती है, पूरा क्या मामला है उसको देखें, जो है बड़ा तेजी से इसका प्रसार हुआ। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इसके किन किन चीज़ों पर, तो उत्पादन पर, निर्माण पर,
आयात पर, निर्यात पर, परिवहन पर, बिक्री पर, वितरण पर, भंडारण पर और विज्ञापन पर के निषेध को अनुमोदन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें क्या सिस्टम होता है, तो ई सिगरेट के निषेध में इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, हिट नॉट बर्न उत्पाद, ई हुक्का और अन्य सभी प्रकार के उपकरण शामिल हैं। ई सिगरेट बैटरी द्वारा संचालित उपकरण है जो तरल निकोटीन, प्रोपलीन, ग्लाइकाल, पानी तथा ग्लिसरीन के मिश्रणों को गर्म करके एक एरोसोल का निर्माण करता है जो असली सिगरेट जैसा अनुभव देता है। तो हालांकि इस पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन अभी भी काफी फैक्ट्री जो है इसकी है। एक और बड़ा काम हुआ 2019 में, ठीक है। तो गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में करतारपुर साहिब गलियारे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 नवंबर 2019 को डेरा साहब नानक में आयोजित समारोह में उद्घाटन कर दिया, ठीक है। ये जिस जगह पे है वहाँ बताया जाता है ये सिखों के लिए बहुत पावन जगह है। गुरु नानक जी ने अपने जीवन के 18 वर्ष यहीं पर जो है बिताए। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बंटवारे में क्या क्या दंश झेलना पड़ा। उसमें से एक ये है कि भारत की सीमा से केवल 4 किलोमीटर अंदर ये जगह पर है और सिखों के लिए इतनी पावन जगह है, लेकिन इसे पाकिस्तान में दे दिया गया, ठीक है। तो इतना जल्दी में बंटवारा किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को जल्दी थी भारत छोड़ करके जाने की, ये स्थिति जो है हो गई, ठीक है। तो अब इसमें तो अभी तक दूरबीन लगा के लोग केवल देखते थे, ठीक है। तो गुरदासपुर स्थित डेरा नानक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक एक कॉरिडोर का मामला है, ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। काफी जो है ये अच्छा काम हुआ। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष, तो 1919 में हुआ था, ठीक है। अभी 2019 है तो 100 वर्ष पूरा हो गया है, तो एक शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है। यहाँ एक चीज ये है कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की थेरेसा मे, इन्होंने जो है जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उस पर खेद जताया था कि मतलब जो है हम लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें गलत थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अभी तक किसी भी औपचारिक रूप से जो है इस पर माफ़ी नहीं मांगी है, ठीक है, यहाँ पर जो नरसंहार उन्होंने किया था। अगला, तो असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी कर दी गई। अब जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी कराई जाएगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो सरकार द्वारा असम की नेशनल सिटीजन रजिस्टर की अंतिम लिस्ट अगस्त में जारी कर दी गई। तो इस लिस्ट में ये पाया गया है कि 3,11,21,004 लोगों को असम के सिटीजन के तौर पर इसमें जगह मिल गई है। अब 19,06,000 लोगों को पाया गया है कि जो है ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, ठीक है। पहले तो हम समझ लें एनआरसी क्या होता है। तो देखिए ये जो है एक नागरिकता का रजिस्टर होता है, 1951 में पहली बार बना। अभी तक असम जो है जो राज्य है उसके पास अपनी एनआरसी है। वहाँ पर जो है बांग्लादेश से लोगों के आना, पहले पूर्वी पाकिस्तान वो था, बाद में बांग्लादेश बना, तो वहाँ से आने के लिए इसमें क्या शर्त रखी गई थी इस एनआरसी में कि किस आधार पर जो है इतने लोगों को जो है जगह मिली और इतने लोगों को बाहर रखा गया। तो उसका आधार था कि इस अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च 1985 में जो है असम अकॉर्ड हुआ था, तो उसमें ये डेट निर्धारित थी। 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते हैं, इसका सबूत चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, ठीक है। वहाँ पर जो है बांग्लादेशी काफ़ी मात्रा में जो है घुस आए हैं। उसके लिए दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ठीक है। तो देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में स्थित तासगिंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है और इस मतदान केंद्र की ऊंचाई है 15,256 फीट।
इसके पूर्व सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था हिमाचल प्रदेश में ही हिक्किम। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं। तो देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वार मेमोरियल जो है बन गया है। इसका उद्घाटन जो है फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। ये कहाँ बना है? तो इंडिया गेट के पास बना है, 40 एकड़ की जगह में बना है और 6 भुजाओं वाले आकार में बने मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसके नीचे अखंड ज्योति जलती रहेगी। मेमोरियल में भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। साथ ही स्मारक को 4 चक्र पर केंद्रित किया गया है, जिसे अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र नाम दिया है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। स्मारक में पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध हुए युद्ध में और श्रीलंका शांति मिशन में शहीद हुए सैनिकों के नाम त्याग चक्र विंग में ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बन गया है। अगला, अंडमान निकोबार के द्वीपों का नामकरण किया गया है। तो लगभग 75 वर्ष पूर्व जो है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया। ये 75 वर्ष हो गए। ठीक है, कब हो गए? तो 2018 में ही हो गए। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण था तो इसलिए। तो 30 दिसंबर 2018 को द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नए नाम की घोषणा की गई है। तो रास द्वीप का नया नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नया नाम रखा गया है शहीद द्वीप। हेवलाक द्वीप का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये परीक्षा में आ सकता है। अगला, पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। तो गुजरात के बड़ौदा में स्थित देश के पहले राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान में पहले शैक्षणिक वर्ष के लिए 2 स्नातक कार्यक्रमों परिवहन प्रबंधन में बीबीए और परिवहन प्रौद्योगिकी में बीएससी में प्रवेश प्रारंभ किया गया है। इस संस्थान का उद्देश्य रेल मंत्रालय के मानव संसाधनों में कौशल एवं क्षमता का सृजन करना है। हालांकि जहां सरकारी शब्द आता है भारत में, वहां कौशल और क्षमता चला जाता है। ठीक है, ये आगे हिंदी अबू धाबी न्यायालय की आधिकारिक भाषा बनी है। तो हिंदी के लिए ये गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ऐतिहासिक फैसले में हिंदी को कोर्ट के भीतर की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है। इससे पहले यहाँ की अदालतों में अरबी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ था। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया गया है। तो सरकार द्वारा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसे जमात उल मुजाहिदीन इंडिया या जमात उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान कहा जाता है, को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार संगठन ने आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उनकी भर्ती करने में ये सक्रिय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।